नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस लाइव सेशन में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टर्म 1 के सिलेबस पर आधारित MCQ टेस्ट को देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग पूरे सेशन तक बने रहिएगा। और यह सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक बार वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी दोस्त जुड़ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। आवाज सही जा रहा है? सही जा रहा है, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए, उससे पहले एक बार सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से करवाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, आप सभी का पहला प्रश्न है, शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन आपका संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, चौथा ऑप्शन है आपका फ्रेंच भाषा। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कंजूसी नहीं, कमेंट करेंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आपको ज्यादा याद रहेगा बच्चों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा। देखिएगा प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स हो जाए, तो माइक्रोस हो जाए, तो मैक्रोस हो जाए, ठीक है ना। ये सभी तीनों आपका क्या है, ग्रीक भाषा से ही इसका उत्पत्ति हुआ है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, माइक्रोस मतलब आपका हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रोस मतलब हो गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र। जो आप लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स, माइक्रोस एंड मैक्रोस, ये तीनों आपका किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है? तीनों शब्द का ग्रीक भाषा से, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपका माइक्रोस और मैक्रोस ये दोनों भी रह सकता है, ठीक है। क्लियर है आप लोग? तो ये तीनों का शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। चलिए कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा था और कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है आपका संसाधनों का विकास, दूसरा ऑप्शन है संसाधनों का अपव्यय, तीसरा ऑप्शन आपका है आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, चौथा ऑप्शन है आर्थिक विकास। कमेंट करेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बी सी बी सी बी सी बी सी। चलिए कुछ बच्चों का सही आ रहा है और कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है। तो पहले आप लोग समझिए कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। अब यहां पे ध्यान दिए प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। देखिए उत्पादन संभावना वक्र दिए गए संसाधन आपका संसाधन का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? आपका भूमि हो गया, पूंजी हो गया आपका, और आपका जितने भी कच्चे माल हो गया, ठीक है ना। तो संसाधन प्लस तकनीक में क्या आ जाएगा आपका? मशीन आ जाएगा, ठीक है ना। संसाधनों प्लस तकनीकों के प्रयोग से के आधार पर जो दो वस्तुओं की वैकल्पिक संभावनाओं को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संसाधनों प्लस तकनीकों के आधार पर दो वस्तुओं के वैकल्पिक संभावनाओं को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र। मान के चलते हैं आपका दो वस्तु क्या क्या है, एक चावल है, ठीक है ना। चावल है और गेहूं है। तो इन दोनों के आपके पास तो भूमि फिक्स है प्यारे बच्चों, आपके पास जमीन फिक्स है, पूंजी फिक्स है। तो इनको एक का उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर चावल का उत्पादन को आप लोग बढ़ाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपका गेहूं का उत्पादन को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो उत्पादन संभावना वक्र यही वैकल्पिक संभावनाओं को दर्शाता है, ठीक है ना। उत्पादन संभावना वक्र का आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उसका मतलब ग्राफ बनता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। क्या दर्शाता है? प्रत्येक बिंदु पर आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को दर्शाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? कमेंट करेंगे, जो गलती करेगा उसको खींच के एक लपट देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका यह क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपका एक ही नंबर में यह क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। मैंने क्लास 11 का एग्जाम दीजिए तो क्लास 12 का एग्जाम दीजिए, बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहने वाला है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, या अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, एडम स्मिथ।
एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने क्या दिया था अर्थशास्त्र की परिभाषा, इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे यार, इतना लोग जुड़ चुके हैं और कंजूसी बस इतना कम लाइक है। वीडियो को लाइक करेंगे एक बार। चलिए क्लियर है आप लोग। और ये रघुराम राजन आपका जो आरबीआई का गवर्नर रह चुका है प्यारे बच्चों, ये भी आपका अर्थशास्त्री ही है। ठीक है ना, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया था, ये मैं आपको एक साथ बताऊंगा। कौन से अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दिया था। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपका बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, दूसरा ऑप्शन है रघुराम राजन, तीसरा ऑप्शन है महमूद उल हक, चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ नाम से पता चल जा रहा नहीं होगा प्यारे बच्चों, तीन ऑप्शन लग रहा है। ठीक है ना, तीनों ऑप्शन में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो रहेगा प्यारे बच्चों। ये आरबीआई का गवर्नर रह चुका है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ कमेंट करेंगे। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का, कमेंट करेंगे। नाम नहीं लेने वाले भाई, कमेंट करो, नाम नहीं लेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, नाम लो नाम लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1949, 1 जनवरी 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है ना, तो यहां से रघुराम राजन आपका भारतीय अर्थशास्त्री है, भारत का अर्थशास्त्री है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है आपका लियोनेल रॉबिन्सन, चौथा ऑप्शन है जे आर जी डी एलन। चलिए कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए कुछ बच्चों का राइट आंसर आ रहा है यहां पे, इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है ना, अल्फ्रेड मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और कौन कौन से अर्थशास्त्री ने क्या परिभाषा दिया था उसे आप लोग देख लीजिए। यहां से आपका एक प्रश्न फिक्स है। ठीक है ना, कौन से अर्थशास्त्री ने क्या परिभाषा दिया था, यहां से एक प्रश्न आपका फिक्स है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाइएगा। ठीक है ना, तो देखिए रॉबिन्सन ने क्या परिभाषा दिया था, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो रॉबिन्सन चाचा है, समझ लो, ये रॉबिन्सन चाचा ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र आपका चयन का विज्ञान है। किसने कहा था? ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस अर्थशास्त्री का कथन है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो रॉबिन्सन ने कहा था अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। उसके बाद एडम स्मिथ ने क्या था अपने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। क्लियर है? और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अर्थशास्त्र तर्क शास्त्र का विज्ञान है। किसने कहा था? तर्क शास्त्र का विज्ञान है। किसने कहा था? तर्कशास्त्र गलती दिख गया क्या? चलेगा, चलिए जैसा भी लिखे आप लोग देखिए, तर्क शास्त्र का विज्ञान है। किसने कहा था? तर्क शास्त्र इसी तरह लिखाएगा ना, इसी तरह लिखाएगा भैया, इसी तरह से लिखाएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तर्क शास्त्र का विज्ञान है, किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से प्रकार हैं, इनमें जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है बच्चों उपभोग, क्या है? उपभोग, और तीसरा ऑप्शन है आपका प्यारे बच्चों विनिमय एवं निवेश, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। मतलब ये जो सारा देख रहे हैं ये सभी। कमेंट करेंगे। चलिए डी आ रहा है, डी आ रहा है, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, उत्पादन आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जो दैनिक जीवन में क्रिया करते हैं, तो उत्पादन तो आपका होगा ही होगा। उत्पादन नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
मतलब पर यूज क्या करेंगे, उपभोग क्या करेंगे, उत्पादन, उपभोग भी आपका है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद विनिमय एवं निवेश। विनिमय का अर्थ क्या होता है मैंने आपको बता चुका था, निवेश मतलब इन्वेस्ट, इसका भी अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपका विनिमय, निवेश भी आर्थिक क्रिया है, तो ये सभी आपका आर्थिक क्रिया हो गया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। पहले समझे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, बताएं कि नहीं बताएं, सभी लोग जानते हैं, बता देते भाई, बता देते। देखिए, अर्थशास्त्र को अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया है। आपका दो भाग कौन कौन से हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। पहले छोटा उसके बाद बड़ा। व्यष्टि का मतलब ही क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, ठीक ना। और वे समष्टि का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है, इतना तो अपने से बना के लिख लेना यार, अब मेन पॉइंट आएगा, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी उपभोक्ता का अध्ययन हो गया, ठीक है ना। मान के चलते किसी उपभोक्ता का अध्ययन हो गया, तो यह किस में आएगा, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा बच्चों। या किसी उत्पादक, एक उत्पादक का, कुल उत्पादक नहीं, जो किसी एक उत्पादक का अध्ययन, किसी फर्म कंपनी का अध्ययन करेंगे, तो किसके अंतर्गत ये आएगा, आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत फर्म हो गया, व्यक्तिगत उद्योग हो गया, आपका व्यक्तिगत परिवार हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रकार हो गया। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो बड़े 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 चीज को अध्ययन करते हैं, जैसे मान के चलते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था में आ गया राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रीय पूर्ण रोजगार को अध्ययन करेंगे आपका, ठीक है ना, जीडीपी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये सभी जितना हो गया एक किस में अध्ययन करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में, बड़े क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, उपभोक्ता, एक उपभोक्ता मतलब में एक है रे प्यारे बच्चों, एक है, समझ लो बात को। तो पहला ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर कीजिए इसका। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये नहीं, ऑप्शन में गलत है। अभी क्या बताएं, व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म और समष्टि का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, तो छोटे का अध्ययन किसमें, छोटा में ये उपभोक्ता व्यवहार, यानी कि उपभोक्ता आपका व्यवहार, अगर सामान खरीदने जाएंगे तो आपका व्यवहार जिस प्रकार से रहेगा, तो आप छोटे हैं यार, बड़ा थोड़े ना है। तो ये किसमें करेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब ही हुआ सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, क्लियर है। उसके बाद देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का, कुल रोजगार का, कुल उत्पादन का, युक्त सभी का। कमेंट करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए चलिए डी 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 सही है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युक्त सभी। राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय का आय अर्थव्यवस्था में आ जाता है। कुल रोजगार बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, पूरे देश, किसी देश की कुल रोजगार का अध्ययन करेंगे तो समष्टि में आएगा। और कुल उत्पादन, कितना उत्पादन किसी देश में हुआ, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। प्रतियोगी, प्रतिस्थापक नहीं, प्रतियोगी, ठीक है ना। प्रतिस्थापक और प्रतियोगी लगभग दोनों सेम ही है, ठीक है। देखिए चाय और चीनी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ब्रेड और बटर, तीसरा ऑप्शन है कार और पेट्रोल, चौथा ऑप्शन है आपका पेप्सी और कोको कोला। कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। पहले आप लोग समझिए कि प्रतियोगी वस्तुएं किसे कहते हैं। कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है। देखिए पहले प्रतियोगी, प्रतियोगी मतलब क्या होता है, कंपटीटर, कंपटीशन वाला। नहीं कहता कि हम लोग कंपटीशन बाजार में दाम कैसे होगा, तो कंपटीशन किसमें किसमें होता है, जब सेम रहता है तभी कंपटीशन होता है।
जैसे आप लोग कहीं कोई दो बच्चे पढ़ने में बराबर होंगे तभी तो कंपटीशन होगा, नहीं तो एगो पूरा तेज रहेगा एगो पूरा नर्वस रहेगा, कंपटीशन क्या होगा, एक तरफे चल जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं कहते कि कंपटीशन दोनों दुकान में कंपटीशन चलता है, जब दोनों दुकान सेम ही रहता है तभी कंपटीशन चलता है, कि अलग अलग दुकान में मतलब अलग अलग सामान का बिक्री करेगा तब कंपटीशन चलेगा। मान के चलते किसी का होटल है और किसी का जनरल स्टोर है तो कंपटीशन क्या चलेगा, खाक। अब दोनों का जनरल स्टोर रहेगा तभी कंपटीशन चलेगा, मतलब दोनों सेम सेम कैटेगरी का है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वस्तु सेम कैटेगरी का है प्यारे बच्चों, चाय और चीनी, ये सेम कैटेगरी का वस्तु है क्या, चाय का अलग उपयोग है और चीनी का अलग उपयोग है, मतलब चाय चाय बन करते हैं ना, एक ही चीज में उपयोग करते हैं लेकिन अलग अलग उपयोग है। क्या चाय के स्थान पर क्या चीनी का उपयोग कर सकते हैं क्या, नहीं ना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ब्रेड और मटर, बटर प्यारे बच्चों, ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग वस्तु है, अलग अलग वस्तु है मतलब दोनों का काम अलग अलग है। उसके बाद देखिए कार और पेट्रोल दोनों अलग अलग वस्तु है और दोनों का अलग अलग काम है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। तो ये आपका पूरक वस्तु का एग्जाम्पल है, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों पेप्सी और कोको कोला दोनों आपका सेम टू सेम वस्तु है, देखिए दोनों का उपयोग सेम सेम काम में किया जाता है कि नहीं, दोनों पीने के लिए ही करते हैं यार। पेप्सी आपका एक ही जैसा रहता है और कोको कोला भी लगभग आपका एक ही जैसा रहता है, तो प्रतियोगी वस्तु है, कंपटीटिव वस्तु है, ये सब दोनों क्या है कि नहीं है, समझ में आया। जैसे आप कहोगे एगो चरका रसगुल्ला एगो करुआ रसगुल्ला नहीं रहता है, चरका रसगुल्ला जी आपका सफेद वाला, एगो गुल जामुन रहता है, तो वह भी आपका क्या हो गया, प्रतिस्थापक वस्तु हो गया, सॉरी प्रतियोगी वस्तु हो गया। जैसे ब्रिटानिया बिस्कुट और पार्ले जी बिस्कुट एक दोनों क्या हो गया आपका कंपटीटर वस्तु हो गया, मतलब प्रतियोगी वस्तु हो गया आपका, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को उपयोग दोनों ही आपका बिस्कुट ही है। और यहाँ पे देखिए दोनों ही आपका कोल्ड ड्रिंक है, ठीक ना, जो दोनों एक ही वस्तु रहेगा उसी को प्रतियोगी वस्तु कहेंगे। और दूसरा और वे वस्तुएं जिसका एक के बिना मतलब वे वस्तुएं अगर मान के चलते प्यारे बच्चों कार और पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तु है, तो पूरक वस्तु किसके करेंगे, वे वस्तुएं जिसका उपयोग अगर नहीं करते हैं तो किसी दूसरी वस्तु का काम नहीं चलेगा। पेट्रोल के बिना कार का काम चलेगा क्या, नहीं ना चलेगा, हाँ नहीं चलेगा। चलिए तो ये क्या हो गया आपका पूरक वस्तुएं हो गए। आप पूरक वस्तु का इस प्रकार से आपका डिफिनेशन वहां लिखने का आ सकता है। पूरक वस्तु किसे कहेंगे, देखिए पूरक वस्तु उस वस्तुओं को कहते हैं जो साथ साथ चलता है अथवा वैसी वस्तु में जिसमें एक के बिना दूसरे का काम ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पेट्रोल के बिना कार का काम होगा क्या, और कार के बिना पेट्रोल का कुछ काम रहेगा कि, मतलब आप दुचक्का चला सकते हैं यार, ऐसा बात नहीं है, हाँ लेकिन पेट्रोल कार के बिना पेट्रोल का काम रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, और पेट्रोल के बिना कार का नहीं रहेगा। क्लियर है, मतलब जहां एक जैसा एक कैटेगरी का वस्तु आ गया वो आपका प्रतियोगी वस्तु कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि किसी वस्तु की मांग की रेखा y अक्ष के समांतर हो तो वस्तु की कीमत लोच का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1 से कम, तीसरा ऑप्शन है 1 से अधिक, चौथा ऑप्शन है 0। कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए कुछ बच्चों का राइट आंसर आ रहा है और कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है, तो पहले आप लोग समझिए कि मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों मांग की कीमत लोच, ठीक है ना, मांग की कीमत लोच यह बतलाता है कि प्यारे बच्चों मूल्य में परिवर्तन के कारण अधिक किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कर देते हैं। मान के चलते हैं कोई वस्तु है पार्ले जी बिस्कुट अभी 5 रुपया में देते हैं, अगर 6 रुपया इसका दाम बढ़ा दिए तो इसको क्या कर दिए 4 रुपया कर दिए। परिवर्तन मतलब क्या है, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मान के चलते हैं 6 रुपया कर दिए, कितना कर दिए 5 से 6 रुपया कर दिए, तो ये 6 रुपया पे परिवर्तन, दाम में परिवर्तन के कारण मांग में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, क्या परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहेंगे, मांग की लोच कहेंगे। यही बतलाता है मांग की लोच की दाम में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में क्या परिवर्तन आया। क्लियर है आप लोग, क्लियर है। तो यहां पूछ रहे कि मांग रेखा अगर y अक्ष के समांतर हो जाए, देखिए पहले हम लोग बना लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका y अक्ष, ये आपका हो गया x अक्ष, ठीक है ना। y अक्ष में हम लोग क्या दर्शाते हैं, प्राइस को यानी कि दाम को दर्शाते हैं, और x अक्ष में क्या दर्शाते हैं हम लोग, डिमांड यानी कि मांग को दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, मांग रेखा क्या मांग रेखा हम लोग बनाए हुए थे, बनाते कि नहीं बनाते, मांग रेखा मान के चलते ये मांग रेखा है, आप लोग दर्शा सकते हैं। मांग रेखा ऐसा भी होता है, मतलब दाम बढ़ेगा तो दाम के अनुसार क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों
इसको हटा लेते एक बार। ये हो गया डिमांड, ठीक है ना। तो मांग रेखा इस कैसा है, ये मांग रेखा है और ये वाई एच के समांतर है, वाई एच के समांतर है। मतलब यहाँ पे जो मांग है प्यारे बच्चों, देखिए मांग बढ़ रहा है नहीं, मांग इधर जाएगा तब ना परिवर्तन होगा। मांग बढ़ नहीं रहा है और ना ही घट रहा है, सिर्फ प्राइस में परिवर्तन था। यहाँ पे क्या था आपका P1 था, फिर यहां से बढ़ करके क्या हो गया P2 हो गया, ये पॉइंट पर फिर P3 हो गया, लेकिन डिमांड आपका एक ही पॉइंट में है प्यारे बच्चों। तो पूछ रहा है कि मांग की लोच का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन नहीं हो रहा है तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है ना, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का आपका प्रश्न है, उत्पादन से क्या तात्पर्य है, उत्पादन से क्या तात्पर्य है, आघात का निर्गत से रूपांतरण, नई उपयोगिता का सृजन, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। इनमें से भी कमेंट करेंगे। कुछ बच्चे डीडी मार रहे हैं कि अच्छा बेटा 2-3 बार आ गया डीडी, इनमें से सभी तक की सोच रहा सब डीडी रहेगा ने, इनमें से सभी रहेगा। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, एक बार ऑप्शन बढ़िया से पढ़ो। चलिए कमेंट करेंगे एक बार फिर से। कुछ बच्चे आंसर ही बदल दिए आंसर ही बदल दिए भाई, आंसर वही होगा, डी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है ना, आघात का निर्गत में रूपांतरण भी आका क्या हो गया, उत्पादन हो गया। नई उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता किसे कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, उत्पादन, ये भी आपका उत्पादन हो गया। साधनों की सहायता से आपका ये कच्चा माल, भूमि की सहायता से, श्रम की सहायता से वस्तु या तो सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण भी क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग देखिएगा एग्जाम में कहीं भी देखिएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी जहां देख लिए प्यारे बच्चों 90% इसी तरह से क्वेश्चन रहता है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है ना, इनमें जहां इनमें से सभी ऑप्शन आ गया तो 90% क्वेश्चन का आंसर इनमें से सभी आंसर होता है। ठीक है, तो आप लोग उसे ही टिक करिएगा, कॉन्फिडेंस में रहो यार। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। परिवर्ती साधन, परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन, प्रति इकाई उत्पादन। कमेंट करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, सही जवाब है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं, तो सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, साधनों में परिवर्तन, साधनों में परिवर्तन और क्या कहेंगे, परिवर्तन से करने से जो उत्पादन होता है आपका, जो कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, क्या होता है, कुल मान के चलते हैं 5 इकाई साधनों के उत्पादन से मेरा कितना हो रहा था, 10 हो रहा था, और 6 हम लोग कर दिए, क्या किया, परिवर्तन किए, बढ़ा दिए, 6 हम लोग कर दिए प्यारे बच्चों, तो कितना उत्पादन होने लगा, 15 होने लगा मान लेते हैं। तो एक इकाई के परिवर्तन से क्या हो रहा है, 5 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो आपका सीमांत उत्पादन यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो रहा है, परिवर्ती साधन परिवर्तन कर दिए, परिवर्ती साधन से एक परिवर्ती साधन आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक हो गया, एक के अधिक मतलब एक अधिक संसाधन के उत्पादन मतलब साधन के प्रयोग करने से क्या हो रहा है, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, सीमांत उत्पाद कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए उत्पादक कौन होता है, एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या उत्पादक कौन होता है, देखिए तो उत्पादन का क्या तात्पर्य था, अभी था उत्पादक कौन होता है। ठीक है ना, देखिए पहला ऑप्शन है आपका साधनों की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति उत्पादक कहलाता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाला व्यक्ति, किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाला व्यक्ति। उत्पादन पूछा जा रहा है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साधनों की सहायता से। साधन किसे कहते हैं पहले बताएं, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। उत्पादक मतलब जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता हो। ठीक है ना, देखिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मान के चलते हैं कोई भी व्यक्ति अपने घर में हल्का फुल्का सब्जी तो आप लोग लगाते ही होंगे, तो सब्जी लगाते तो क्या कहेंगे, आप उत्पादक हैं, नहीं, आपका बिजनेस होना चाहिए उत्पादन करना, तभी आप उत्पादक कहलाएंगे। ठीक है, वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय करने वाला व्यक्ति, वस्तुओं का क्रय विक्रय कौन करता है, उपभोक्ता करता है, तो कोई भी आपका दुकानदार भी करता है। ठीक है ना, किसी कंपनी का शेयर खरीदने वाला व्यक्ति ये आपका शेयर होल्डर रहता है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए
उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों का प्रयोग से किसी वस्तु की 24, देखिए 5 इकाई के प्रयोग करने से कितना उत्पादन हो रहा है, 24 का उत्पत्ति हो रहा है, यानी कि 24 का उत्पादन हो रहा है। और 6 वस्तु का प्रयोग करने प्यारे बच्चों तो 30 का उत्पादन होता है। तो पूछा जा रहा है तो सीमांत उत्पादन का मांग क्या होगा, कमेंट करेंगे आप लोग। अभी आप लोगों ने हमको आपको बताया मैंने कि एक अतिरिक्त इकाई से जो उत्पादन होता है तो जो कमाई होगा प्यारे बच्चों, जहां एक अतिरिक्त आ गया उसे क्या कहेंगे, सीमांत कहेंगे, ठीक ना। तो सीमांत उत्पादन हो जाता है, सीमांत उपयोगिता हो जाता है, सीमांत उपभोग हो जाता है, ठीक है ना। जहां एक अतिरिक्त से आपका आ गया वहां क्या हो जाएगा, सीमांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक अतिरिक्त कर रहे हैं, पहले 5 कर रहे थे, एक बढ़ा दिए 6 कर दिए, तो 6 बढ़ने से कितना बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, 6 बढ़ने से कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ने से भी आपका 1 बढ़ने से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ने से कितना बढ़ रहा है, एक अतिरिक्त का साधन का उपयोग करने से कितना उत्पादन हो रहा है, 6 का उत्पादन हो रहा है। तो सीमांत उत्पादन कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अच्छा है। किसी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगाम को क्या कहा जाता है, एक अतिरिक्त इकाई आ गया तो क्या कहलाएगा, आगाम का आगाम रह जाएगा। एक अतिरिक्त का मतलब क्या हो गया, सीमांत हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, सीमांत आगाम कहलाएगा। सीमांत से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, ठीक है ना। तो आप लोग सीमांत को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार लागत में परिवर्तन होता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है कुल स्थिर लागत। स्थिर लागत में कैसे होगा, ये ऑप्शन आपका कट हो गया। स्थिर आपका फिक्स्ड है। कुल परिवर्तनशील लागत, तो इसी में आपका परिवर्तनशील लागत में, परिवर्तनशील लागत के प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, आपका एग्जांपल मैं दे देता हूं परिवर्तनशील लागत का। जैसे हो गया कच्चा माल का एग्जांपल, कच्चा माल आपका क्या हो गया, परिवर्तनशील लागत हो गया। आपका हो गया मजदूरी, ये क्या हो गया, परिवर्तनशील लागत हो गया। अस्थायी मजदूर कह सकते हैं, अस्थायी मजदूर नहीं, अस्थायी मजदूर, जितना मतलब काम पड़ेगा उतना ही मजदूर हम लोग मंगाते हैं, ठीक है ना। और जितना ही हमको उत्पादन करना होता है उतना ही हम लोग क्या करेंगे, करते हैं, उतना ही वस्तुओं का मतलब खरीदते हैं, कच्चे माल खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका कुल परिवर्तनशील लागत कहलाएगा, होता है, ठीक है ना। अवसर लागत क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, इनमें से सभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई, इनमें से सभी नहीं होगा। उसके बाद देखिए किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लाभ को पूछ रहा है, लाभ को, तो लाभ नहीं होता रे, जितना पूंजी हम लगाएंगे, कुल पूंजी में क्या करेंगे, कुल पूंजी मतलब जितना मतलब कुल पूंजी में सॉरी कुल जितना हम लोगों ने जितना कमाए, जितना हमारा टोटल प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, टोटल रिवेन्यू जितना हुआ उसमें क्या करेंगे, कुल पूंजी को घटा देंगे। मतलब टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वही क्या हो जाएगा, लाभ को प्रदर्शित करता है। जितना सामान का बिक्री किए प्यारे बच्चों, रिवेन्यू किए, प्राप्त हुआ, ठीक है ना, उसमें से अपना पूंजी को घटा देंगे, वही लाभ दिखाएगा ना। कुल पूंजी को हटा देंगे तो टीसी मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट, कुल लागत। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत होता है। उसके बाद देखिए एक फर्म संतुलन की किस शर्त, संतुलन क्या हो जा रहा है यार, एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा करना आवश्यक है। एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, एम आर की ढाल एम सी की ढाल से अधिक हो, एम आर इज लेस देन एम सी, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि रिवेन्यू के मतलब सीमांत आगाम जब सीमांत लागत के बराबर हो जाता है तब फर्म किसी संतुलन की शर्त को पूरा करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं की संतुलन कीमत में वृद्धि होती है जब मांग में कमी होती है, पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में कमी होती है, मांग और पूर्ति समान दर से वृद्धि होती है। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। सी 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 चलिए पूर्ति में कमी, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है। पूर्ति में कमी आपका क्या हो जाएगा, कमी होगी तभी क्या कहलाएगा आपका, तभी आपका प्रतियोगी बाजार में क्या होती है, वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे समझिए कैसे होती है, मांग हम लोग कम कर देंगे, किसी वस्तु का हम लोग क्या करेंगे, मांग कम कर देंगे, कम सामान खरीदेंगे, मांग कम कर देंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, मांग कम करेंगे तो दाम उसका क्या हो जाएगा, कम होगा, पक्का फिक्स है।
और क्या करेंगे, पूर्ति। पूर्ति मतलब किसी बाजार में क्या करेंगे, ज्यादा हम लोग बेचेंगे, ज्यादा सामान आ जाएगा, तो ज्यादा सामान आ जाएगा तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा क्या, नहीं, दाम क्या हो जाएगा, उल्टी घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका दाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमी हो जाएगा, ठीक ना, कीमत में कमी हो जाएगा, संतुलन कीमत में। और पूर्ति में कमी, जब पूर्ति कम हो जाएगा, बाजार में सामान कम आएगा, बाजार में क्या होगा, सामान कम मिलेगा, तो और जरूरत ज्यादा चाहिए, तो दाम बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा, संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मांग और पूर्ति समान दर से वृद्धि होगा, मांग भी वृद्धि होगा और पूर्ति भी वृद्धि होगा, आदमी का मांग भी ज्यादा करेगा और दाम भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, इससे क्या होगी, दाम, इससे तो संतुलन कीमत में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए, किस नंबर का प्रश्न है, श्रम से क्या तात्पर्य है, कुल श्रमिकों की संख्या, अकुशल श्रमिकों की संख्या, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य घंटा। बताइएगा, कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग क्या कीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही किया है, ईमानदारी से बताइए। 20 में से एक का तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, 20 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही किया। चलिए, कुछ बच्चों का 17, 18 आ रहा है, 19 भी आ रहा है, ठीक है। चलिए, जितना भी किए, हाईएस्ट जिसका रहेगा मैं एक बार चेक करूंगा, उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, नेक्स्ट टेस्ट में उसका नाम लूंगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपका इकोनॉमिक्स का होगा कि हिस्ट्री का कि जियोग्राफी, कल टेलीग्राम में आपको बता दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक करो, पहले लाइक करो तब जाना, लाइक करो वीडियो को। चलिए, धन्यवाद।